Hello friends, good morning. Today we are starting our unit number 4 of second semester, phenol, ether and epoxide. Okay, first we discuss about the phenol. देखो फिनॉल क्या होते हैं, ये टर्म्स इस टर्म से आप बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि ये टॉपिक 11th-12th का ही है। तो 11th-12th में आप इसको पढ़ चुके होंगे। वही टॉपिक है फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या होते हैं? तो फिनॉल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिनॉल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनमें OH ग्रुप अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है किसी बेंजीन रिंग को। देखो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को ये OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो बेंजीन रिंग को अगर डायरेक्टली ग्रुप OH ग्रुप अटैच होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि ये फिनॉल है, ये कंपाउंड फिनॉल है। ओके, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसका एसिडिक नेचर होता है। होता ये बहुत वीक एसिड है लेकिन फिर भी एसिडिक है, इसलिए इनको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो देखो सेकंड नाम फिनॉल का क्या है? कार्बोलिक एसिड है। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH। C6, ये देखो इसमें आप देख सकते हो कि कितने कार्बन है, 1 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको OH ग्रुप पकड़ लेंगे तो ये 5 कार्बन, तो C6H5OH ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें फिनिल ग्रुप होता है जो कि फिनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। इसको देखो फिनिल ग्रुप, इस रिंग को हम क्या कहते हैं? फिनिल कहते हैं। फिनिल रिंग है ये और इसको OH ग्रुप अटैच होता है, तो ये OH ग्रुप इसको अटैच है। ओके, तो इसको कहते हैं फिनॉल। ये माइल्डली एसिडिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, माइल्डली एसिडिक, बट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग क्योंकि ये बर्न करता है, इससे बर्निंग होती है, इसीलिए केयरफुल हैंडलिंग जरूरी है। माना कि ये माइल्डली एसिडिक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, फिर भी ये इट कैन कॉजेस बर्न टू स्किन, सो देयरफॉर केयरफुल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड। फिनॉल कलरलेस व्हाइट सॉलिड होता है जब वो प्योर फॉर्म में होता है, व्हाइट, और कलरलेस व्हाइट सॉलिड होता है जब वो प्योर फॉर्म में होता है। उसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है और इरिटेटिंग ऑर्डर होती है, थोड़ी स्वीट एंड इरिटेटिंग ऑर्डर होती है इसकी। स्ट्रांगली ऑर्डर कंपाउंड होता है, स्वीट ऑर्डर होती है लेकिन इरिटेटिंग होती है, जो कि मतलब सही नहीं जा सकती, जिसे हम सह नहीं पाते, उस तरह की इरिटेटिंग इसकी स्मेल होती है, उसकी ऑर्डर अच्छी नहीं होती है। इट इवापोरेट्स मोर स्लोली दैन वाटर, वाटर से कम इवापोरेशन होता है इसका, लेकिन फेयरली वेल डिजोल्व करता है ये वाटर में ये डिजोल्व होता है। इट इज डिस्कवर इन 1834 बाय द फ्रेडीलैंड रंगे। तो ये जो जिसने ये डिस्कवर किया है उसका नाम है, उसने इसको एक्सट्रैक्ट किया था कोल टार से, कोल टार से एक्सट्रैक्ट किया था, इसीलिए फिनॉल को कार्बोलासर भी बोलते थे पहले। इसका मतलब होता था कि कोल ऑयल एसिड, ये इसका मतलब होता था क्योंकि ये कोल टार से मिलता था। बहुत दिनों तक कोल टार ही इसका एक मेन सोर्स बना रहा अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद इसको सिंथेटिकली मेथड से प्रिपेयर करने लगे और आज के डेट में तो ये मैनमेड केमिकल है, बहुत ज़्यादा तौर पर हम प्लास्टिक बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं और मोस्टली ये मैनमेड ही होता है क्योंकि इसके जो सिंथेटिक इसके जो नेचुरल सोर्सेस है वो लिमिटेड है, उससे हमें ये ज़्यादा नहीं मिलेगा। लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ द फिनॉल इज टू मेक प्लास्टिक। इसका सिंगल यूज अगर लार्जेस्ट कहीं पर होता है तो वो होता है प्लास्टिक बनाने में। प्लास्टिक बनाने में ये अहम रोल होता है इसका, तो ये बहुत यूजफुल है प्लास्टिक बनाने में। तो देखो फिनॉल क्या होता है, ये एक बेंजीन रिंग यानी कि फिनिल रिंग है और उसको OH ग्रुप अटैच होता है, उसे हम कहते हैं फिनॉल। अब फिनॉल का अगर क्लासिफिकेशन करना है तो बहुत आसान क्लासिफिकेशन है इसका। देखो फिनॉल
का मतलब सिर्फ ये रिंग नहीं होता है। आपको ये ऐसा दिखेगा तो हम कहेंगे कि ये फिनॉल है, लेकिन इसको एक से ज्यादा भी OH ग्रुप अटैच हो सकते हैं तो भी वो फिनॉल ही कंपाउंड है, मतलब उसका जो क्लास है कंपाउंड का वो फिनॉल ही है। तो देखो यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर भी 1 OH है, यहाँ पर 1 OH है, यहाँ पर भी 1 OH है। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू दी फिनिल रिंग, इसके बेसिस पे होता है। तो अगर एक अटैच है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहेड्रिक। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, तो मोनोहेड्रिक फिनॉल। तो एक ग्रुप अटैच है तो बोलेंगे कि मोनोहेड्रिक फिनॉल है। तो देखो ये फिनॉल का एग्जांपल है। ये जो टोलिन रिंग है, अपने टोलिन रिंग में अगर ये OH ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं क्रिसॉल। ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो आर्थो है, 1-2 है ना एक दूसरे से, तो आर्थो पोजीशन पे है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आर्थोक्रिसॉल है, ये मेटाक्रिसॉल है और ये पैराक्रिसॉल है। और ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के हैं। क्यों? सॉरी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप अटैच होता है। अगर एक OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम कहेंगे कि ये मोनोहाइड्रिक है। अगर दो होंगे तो दो का मतलब होता है डाई, डाई टू, और हाइड्रिक मीन्स 2 OH ग्रुप। अगर दो OH ग्रुप इसमें है, दो OH ग्रुप है इसमें, तो इसे हम कहेंगे कि ये डायहाइड्रिक फिनॉल है। और इसका एग्जाम्पल है कैटाचॉल, कैटाचॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्यूनॉल। ये तीनों ही आइसोमर है, एक दूसरे के आइसोमर है। और देखो इन सभी में जो रिंग है, रिंग को दो OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पर दो OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर दो अटैच है और यहाँ पर भी दो अटैच है, सिर्फ इनकी पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन आर्थो है एक दूसरे के साथ, यहाँ पर मेटा है और यहाँ पर पैरा है। तो आर्थो दो OH ग्रुप एक दूसरे के जो लगे हुए कार्बन है वहां पर अटैच है तो उसे हम कहते हैं कैटाचॉल। बीच में एक छुट्टा है तो ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। और दो छुट्टे हैं तो बोलेंगे ये है एट दी पैरा पोजीशन, सो दिस इज हाइड्रोक्यूनॉल। ओके, तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका। आगे का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। ट्राईहाइड्रिक, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, थ्री होता है ट्राई का मतलब। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसमें 3 OH ग्रुप इसमें अटैच है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीन अटैच है तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लास ये अल्कोहल ही है, सिर्फ इसमें OH ग्रुप कितने हैं, ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाइड इट एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इफ द वन OH group is attached then we called it monohydric alcohol. If the two OH group are attached then we called it the dihydric alcohol, and if there are three OH group are directly attached to the phenyl ring then we call it a trihydric phenol. Okay, let me correct, not alcohol, phenol. देखो यहाँ पर तीन OH ग्रुप अटैच है। ये है एग्जाम्पल फ्लोरोग्लाइसिनॉल, ये दूसरा है पायरोगैलॉल और ये तीसरा है बेंजीन 1,2,4 ट्रायॉल, 1,2,4 ट्रायॉल। देखो 1,2,4 आप नॉमेनक्लेचर जानते होंगे, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे है। इसलिए बेंजीन रिंग को 1, 2, 4 और ट्राई का मतलब है 3 और OL लगता है ड्यू टू दी ये अल्कोहल से आया है OH ग्रुप, तो इसी वजह से हम इसको जो सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं वो है OL। तो ये बन जाएगा बेंजीन 1, 2, 4 ट्रायऑल। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है फिनॉल का, बहुत सिंपल है ये। अगर एक एक अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे कि मोनोहाइड्रिक कहेंगे, एक अटैच है तो मोनोहाइड्रिक कहेंगे, 1, 2 है तो क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक कहेंगे, और अगर 3 है तो क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी ट्राइहाइड्रिक फिनॉल इसे हम कहते हैं। ओके, अब देखिए इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस, अब इस पे गौर करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फिनॉल, फिनॉल को किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। तो पहली मेथड जो है इट इज फ्रॉम द एनिलीन। पहला है एनिलीन से हम इसको सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम यूजिंग एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, फिनिल रिंग को अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन। ओके, अमाइनो बेंजीन। When aniline
treated with the nitrous acid. नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला ये है NaNO2, नाइट्रस एसिड और HCl. ये कॉम्बिनेशन जो बनता है इससे बनता है नाइट्रस एसिड HNO2, ये होता है नाइट्रस एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है. तो जो नाइट्रस एसिड होता है ये नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, तो इसे हमें इन सितु प्रिपेयर करना पड़ता है. दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं. इन सितु का मीनिंग क्या है कि उसी कंडीशंस में जो रिएक्शंस कंडीशंस है उसी रिएक्शन कंडीशंस में ही हम इसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. इसको हम पहले से ही प्रिपेयर करके स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ये अनस्टेबल होता है. अगर अनस्टेबल होता है कोई सब्सटेंस तो उसको इन सितु प्रिपेयर किया जाता है. दैट वी कॉल्ड इट in situ as it is unstable. So this combination of NaNO2 plus HCl gives HNO2, that is nitrous acid, which reacts with this aniline. Here is taken the NaNO2 HCl, that means it produce HNO2 nitrous acid, and that will give the reaction with the aniline, which causes the conversion of aniline to the benzene, causes conversion of aniline to benzene डाइजोनियम क्लोराइड. यहाँ पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती है और डाइजोनियम क्लोराइड में इसका कन्वर्शन होता है. सो दिस NH2 ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड टू N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl. तो डाइजोटाइजेशन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है इस पर NH2 ग्रुप पर किसकी एक्शन होती है? HNO2 की होती है. अब HNO2 तो हमने लिया ही नहीं है, HNO2 कहाँ से आ गया? तो NaNO2 और HCl का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन कॉम्बिनेशन से ये HNO2 बनता है. क्योंकि HNO2 अनस्टेबल होता है तो हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन. दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर इट इन सितु कंडीशंस. इन सितु मतलब उस रिएक्शंस के कंडीशंस में ही हम इसको बनाते हैं, और इसकी रिएक्शंस एनिलीन के साथ हो जाएगी, और एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस सॉल्ट N2Cl सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर हमें मिलेगा. नाउ दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ऑन एसिडिफिकेशन. इसका हम जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो हमने यूज किया है डाइल्यूट H2SO4. सो डाइल्यूट H2SO4 का फंक्शन ही होता है हाइड्रोलाइसिस करना. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन करता है और डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रोलाइसिस करता है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्रुप है N2Cl, इसका ये यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ N2 एंड HCl. क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, N2 जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. देखो ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, इसका मतलब है कि ये एयर में चला जाता है, लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन गैस, तो वो निकल जाएगा इसमें से और HCl इसमें साइड प्रोडक्ट बनेगा. तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप निकल जाएगा और हाइड्रोलाइसिस वाटर से हमें क्या मिलेगा? वाटर से हमें मिलेगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव. जो OH निगेटिव हमें यहाँ पर मिलता है वो OH निगेटिव, इसमें से OH निगेटिव ये जो ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ उसकी जगह पर आ जाएगा OH. तो हमें फाइनली मिलेगा हमारा फिनॉल. ये प्रोडक्ट हमें फाइनली जो चाहिए था वो मिलेगा. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रिएक्शंस? फर्स्टली द एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ द नाइट्रस एसिड व्हिच we are prepared in situ by the combination of NaNO2 HCl at very well cold conditions. देख 278 केल्विन, दैट मीन्स नियरली 0 डिग्री के आसपास का ये जो टेम्परेचर है, कोल्ड कंडीशन ही चाहिए इसको, उसमें इसका डाइजोटाइजेशन हो जाता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है. उसको हम डायल्यूट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप है, ये डाइजोनियम क्लोराइड जो ग्रुप है ये निकल जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट होगा. यानी कि जो N2 होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, वो निकल जाता है N2 के फॉर्म में और यहाँ पर हमें फिनॉल मिलेगा. तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम द एनिलीन. सेकंड है फ्रॉम क्यूमिन. तो क्यूमिन कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल बेंजीन का. ये देखो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप दिख रहा होगा आपको, ये आइसोप्रोपिल और इसको बेंजीन है तो इसे कहते हैं क्यूमिन. तो याद रखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन इज नथिंग बट क्यूमिन और क्यूमिन इज आइसोप्रोपिल बेंजीन. इसका
alkaline solutions of the cumin is a sodium carbonate. Alkaline solution of cumin in sodium carbonate oxidized by passing air cobalt naphthenate as a catalyst at a 403 Kelvin. यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थिनेट और 403 केल्विन पे अल्कलाइन मीडियम में है ये। तो पहले ऑक्सीडाइज होगा। देखो ये जो CH बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें दो ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये इस बॉन्ड का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये CC बॉन्ड है, इसका नहीं हो सकता, ये स्ट्रांग होता है। ये भी CC बॉन्ड है, ये भी स्ट्रांग है, इसका भी नहीं हो सकता है। ये भी CC बॉन्ड है, ये भी स्ट्रांग है, इसका भी नहीं हो सकता है। तो इसमें से वीक बॉन्ड कौन सा है? CH बॉन्ड वीक है। तो जो बॉन्ड वीक होगा दैट विल कॉजेज द ऑक्सीडेशन बाय दिस एयर एंड द कोबाल्ट नैप्थेलेट इन अल्कलाइन medium, and which causes the cumin hydroperoxide formation. It causes the formation of the cumin hydroperoxide which on again acidification, फिर से हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। तो जैसे हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे इसमें से ए ग्रुप निकल जाएगा CH3CO CH3 CH3CO ए ग्रुप, मतलब एसीटोन इसमें से निकल जाएगा और बचा हुआ जो ये OH ग्रुप है, ये जो बचा हुआ OH ग्रुप है वो रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा फिनॉल। तो इस तरह से क्यूमिन से इसका प्रिपरेशन होता है। इसके बाद देखते हैं कि 2 ही इसके सिंथेसिस है। इसके बाद देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज अ वीकली एसिडिक एंड एट अ हाई pH गिव्स द फिनोलेट अनायन। देखो फिनोलेट अनायन का मीनिंग क्या होता है? अगर आप OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेंगे तो एसिड है तो ये H किस तरह से निकलेगा? एज अ H पॉजिटिव निकलेगा। और अगर ये H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ेगा? ये निगेटिव छोड़ेगा। तो यहाँ पर फिनिल रिंग और ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड या फिर फिनोलेट। ये फिनोलेट अनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अनायन होगा और ये H पॉजिटिव इसमें से निकल रहा है ये। ओके, तो ये बहुत वीक एसिड है। मैंने पहले ही बताया कि माइल्ड एसिड होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखाया और देखो इसका जो pH है वो भी बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए ये वीक एसिड है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्स, हम क्यों कहते हैं कि फिनॉल एसिडिक है? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू का रेड में कन्वर्शन करता है ये। दैट इज जो हम प्राइमरी टेस्ट लेते हैं लिटमस पेपर टेस्ट, उसमें ये पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है। एंड डिसॉल्व इन अल्कली टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ वाटर। देखो फिनॉल अल्कली में एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। अब देखो ये NaOH जो है, ये NaOH तो आपको पता है कि ये बेस है। अगर बेस है और ये OH ग्रुप है तो ये बेस है और ये एसिड है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ही होता है। देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है, यहाँ पर गलती से OH दिख रहा है, यहाँ पर Na होना चाहिए, Na। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब है कि ये एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का होता है और फिनॉल एसिडिक होता है। अब फिनॉल एसिडिक होता क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि इन फिनॉल द ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग। देखो ये जो फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है इस पे तो लोन पेयर है और ये लोन पेयर रिंग के कॉन्जुगेशन में भी है, रिंग के कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो हेंस इट टेक्स अ पार्ट इन रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड के पास में ही वो लोन पेयर है तो डेफिनेटली वो रिंग के कॉन्जुगेशन में आएगा और वहां पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस किस तरह से होता है देखो मैं बताता हूँ आपको। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा,
ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर ओपन होगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से देखो कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और फिर से आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजोनेंस है, सिर्फ इस कार्बन को छोड़ के, इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन सा चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव 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 आता है। तो देखो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, 5 में से 3 स्ट्रक्चर पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का होना ये इंस्टेबिलिटी को बताता है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करेगा, और अगर इसमें कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसमें वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसमें नहीं होगी, क्योंकि उसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें से आउट ऑफ दैट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का होने का मतलब ये है कि ये 3 स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इट विल ट्राई टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स एंड जो पॉजिटिव चार्ज उसने गेन किया था वो हटाने की कोशिश करेगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी से जल्दी हटा पाने के लिए वो कुछ जरूर करेगा। तो होता क्या है कि जो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये फिर से वापस आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हटाने के लिए ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर का, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके या एज ए H पॉजिटिव निकल जाता है। अगर H पॉजिटिव के तौर पर वो निकल रहा है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो वो बाय डेफिनेशन एसिड होता है। तो यही हो रहा है फिनॉल के साथ, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं। अब देखो कि जो फिनॉल है, ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, बराबर अभी हमने देखा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल इंडिकेट दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द चार्ज which is need higher energy. Secondly, the electronegative oxygen contain a positive charge. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। हेंस द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम वीक। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये वीक हो जाएगा और वीक होकर इजीली रिलीज प्रोटॉन, उसमें से H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाएगा जो कि फिनॉक्साइड आयंस देगा। तो फिनॉक्साइड आयंस देगा मतलब ये फिनॉक्साइड जो आयंस बनेगा इसमें से, आप देखो कि ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस तरह से होगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो फिर से यहाँ पे जाएगा और पहले जैसा होता था उसी तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है फिनॉक्साइड के शोज दैट देयर इज ओनली नेगेटिव चार्जेस which is stabilized by the resonance. आप फिनॉक्साइड्स का आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में
resonating structure of phenoxide shows that there is a only negative charge which is stabilized by the resonance, hence the structure is more stable. फिनॉक्साइड आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता था, यहाँ पर फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन ऑक्सीजन पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव जो ऑक्सीजन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हमें चाहिए ही नहीं, इसका मतलब ये है कि फिनॉल से ज्यादा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। अगर फिनॉल से ज्यादा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है तो ऑब्वियसली फिनॉल फिनॉक्साइड आयंस में ही कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको थर्मोडायनामिकली पता है कि कोई भी सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है तो फिनॉल फिनॉक्साइड की तरफ ही जाएगा। तो फिनॉक्साइड बनेगा तो H पॉजिटिव का निकलना तो तय है, अगर H पॉजिटिव निकलेगा तभी फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सो फिनॉल लॉस द H पॉजिटिव ions, that is proton, and to form the phenoxide ion which is a more stable as compared to the phenol, as it is proven by the looking toward the resonance structures of the phenol and phenoxide ion. Thus, since the phenoxide is more stable than the phenol itself, hence the phenol has a tendency to lose H positive ions and shows the acidic character. Acidic character of the phenol increases when the electron withdrawing group NO2 is attached to the benzene ring and decreases when the electron donating group like the CH3 is attached to it. अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और उसको हम अटैच करते हैं रिंग को तो वो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। तो दिस इज अबाउट दी फिनॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज दी रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।